हमने कल डैशबोर्ड ओवरऑल देखा, उसमें पोस्ट वाला सेक्शन देखा, मीडिया, इसी तरह पेजेस देखे, पेजेस को एक्सप्लोर किया और कमेंट्स देखे, और इसके अलावा यूज़र्स वाला देखा कि किस तरह हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं और यूज़र को क्या रोल दे सकते हैं, कितनी अथॉरिटी उसको दे सकते हैं, वो भी हमने इस सेक्शन के अंदर देखा। आज हम जो हमारा मेन समझ लीजिए कि मेन टॉपिक है, या जहाँ से हमने ये रंग बिरंगी दुनिया हमारी स्टार्ट होगी, यानी डिज़ाइनिंग की फील्ड या डिज़ाइनिंग का सेक्शन या डिज़ाइनिंग का सेशन, जहाँ से हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखना है कि डिज़ाइन कैसे होता है। अभी तो आपको ये मतलब सिंपल सा फीका सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सीन है। इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हम डिज़ाइन को डिज़ाइन वाला जो सेक्शन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये बहुत बड़ा आगे ये एक सेक्शन है जिसके अंदर बहुत कुछ है। और आपको मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट विज़िट करवाई थी, आपने देखा होगा कि हर एक के अंदर एक वास्ट रेंज है डिज़ाइंस की, हर एक की अलग अलग डिज़ाइन के सेक्शंस हैं वेबसाइट के। हर कंपनी ने अपना एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, किसी का किसी तरह का डिज़ाइन है, किसी ने ब्लॉग की तरह उसको डिज़ाइन किया हुआ है, किसी ने सेक्शंस कम रखे हुए हैं, किसी के सेक्शंस ज़्यादा हैं, कलर स्कीम किसी की किस तरह की है, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, किसी ने कोई और कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। तो और फिर उसके अंदर फंक्शंस, अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग फंक्शंस मौजूद हैं। जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस यानी वेबसाइट के अंदर काम कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, तो वो है प्लगइन्स वाला सेक्शन। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि सेक्शन है, क्योंकि इन दोनों की बुनियाद पर ही कोई अच्छी वेबसाइट, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है। इवन कि हमने अगर कोई डिज़ाइन भी अगर करना है तो डिज़ाइन को वेरिएंट देने हैं, डिज़ाइन में कस्टमाइजेशन करनी है, डिज़ाइन को मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके जाना है, तो तब भी हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे पड़ती है, किस तरह डिज़ाइन काम करते हैं, थीम्स कैसे काम करते हैं, वो भी आज हम देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि ये टूल्स का एक सेक्शन है। अमूमन ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आता, इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। अगर हमारी वेबसाइट उसको कहीं किसी और जगह पे हमारी वेबसाइट पड़ी है और हम इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं डाटा उसकी वेबसाइट का, उस वेबसाइट का डाटा, या कोई भी उसमें से RSS है यानी फील्ड्स है, और इसी तरह कोई और सेक्शंस हैं, ये और मतलब ये डिटेल में चीज़ें चली जाएंगी, मैं इस पर भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये हमारा बहुत कम, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ना होने के बराबर ये सेक्शन जो टूल्स वाला है ये इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसकी अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टूल्स वाला है, इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट का डाटा एक्सपोर्ट करना है तो वेबसाइट के अंदर डाटाबेस जो भी बैकएंड पे चीज़ें मौजूद हैं, अगर हमने उनको एक्सपोर्ट करना है, यानी हमने वो डाटा हमने निकालना है, तो देन जो है वो ये टूल इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि इसमें अगर हम जो भी हमने पोस्ट के अंदर जो भी हमने ब्लॉग वगैरह या न्यूज़ डाली थी, अगर हम उनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या पेजेस को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या मीडिया को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक ही वक्त में हम तमाम की तमाम मीडिया फाइल्स या पेजेस या पोस्ट वगैरह उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। ये एक साइट हेल्थ वाला है, सिर्फ मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इसमें अमूमन हमें ज़रूरत पड़ती है बाज़ औक़ात, जब हम देखना चाहते हैं कि इस वर्डप्रेस के अंदर कौन सा PHP यूज़ हो रहा है, यानी PHP वर्जन कौन सा है, PHP वर्जन। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 7.4.33 ये PHP वर्जन है इसका। तो सिर्फ ये अमूमन ये देखने के लिए, इसकी साइट की हेल्थ वगैरह देखने के लिए और बाकी चीज़ें कुछ देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेक्शन को। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया, इसकी मतलब मेरे अपने जितनी देर होगी, मुझे 6 साल हो गए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कोई एक दो बार के अलावा।
अच्छा जी, सेटिंग्स वाला ऑप्शन है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक ये अपीयरेंस यानी डिज़ाइन और प्लगइन से मुतालिक है। तो इसके अंदर बहरहाल मैंने आपको जैसे कि कल भी दिखाया था कि जनरल एक सेक्शन है। जनरल वाले सेक्शन में क्या है जी, टाइटल आ रहा है साइट का, टैगलाइन है, और अगर हम इस वेबसाइट का आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं, देखिए लोगो और आइकन में क्या डिफरेंस है। लोगो यहाँ पे कंपनीज का लोगो आता है। जैसे मैंने आपको कल एक वेबसाइट दिखाई थी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का लोगो है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कंपनी का लोगो है, इसको लोगो कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह मैं आपको एक और वेबसाइट विजिट करवाता हूँ। ये वेबसाइट देखिए, ये कंपनी का क्या है, लोगो है, फ्लोरेंस ऑफ नॉर्विच, ठीक है। ये नाम और टेक्स्ट इकट्ठा है, ये इमेज के तौर पे है, इसको इमेज के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपने चेक करना हो कि ये टेक्स्ट है या इमेज है तो आप राइट क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज एज, तो इसका मतलब है टेक्स्ट भी और ये जो आइकन है ये एक ही लोगो का एक हिस्सा है। जबकि हम इसके अंदर देखते हैं तो ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये सेव इमेज नहीं आ रहा यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, ये टेक्स्ट है, ये बाकायदा तौर पे टेक्स्ट है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, ये है इमेज। तो ये JH के इमेज है और आगे इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। टेक्स्ट अलग है और ये इमेज अलग है, यानी ये लोगो है। अगर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ऑप्शन दे रहा है सेव इमेज एज का, तो हम इसको सेव इमेज अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको करूँगा तो ये आपको डेस्कटॉप पे भी नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है, डाउनलोड हुआ। अच्छा जी, तो ये साइट टाइटल, ये हो गया साइट टाइटल, ये वाला जो टेक्स्ट है ये साइट टाइटल है, ये लोगो है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टैब के अंदर ये वाला, ये इसे कहते हैं आइकन, साइट आइकन। ये आइकन है, ये लोगो है। अब इसमें देख सकते हैं इसके अंदर लोगो और साइट आइकन दोनों सेम है। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकते हैं दोनों। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो लोगो जो है ना वो इनका इस सिंबल और फ्लोरेंस ऑफ नॉर्विच इन दोनों को मिलाकर एक लोगो बन रहा है। जबकि आइकन जो है इनका ये वाला लगा हुआ है, यानी यही वाला आइकन जो इसके लोगो का हिस्सा है, यही वाला आइकन हमने यहाँ पे यूज किया है। इसको हम फेव आइकन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें चूज अ साइट आइकन। तो हम अपनी वेबसाइट का आइकन अगर लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हमें कोई आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई आइकन भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक सिंपल ग्लोब लगा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे इसका आइकन यूज कर लें तो देन हम अपलोड करेंगे अपने कंप्यूटर से। मिसाल के तौर पे यही वाला आइकन हम अगर अपनी वेबसाइट पर यूज करना चाह रहे हैं तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा सेट एज साइट आइकन, इसको हम सेट करेंगे। क्रॉप करना चाहेंगे, जहां से कोई कटिंग वगैरह करना पड़ेगी तो वो कर सकते हैं, अलबत्ता हम इसको स्किप करते हैं, इसको क्रॉप इमेज करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये साइट आइकन लगा हुआ है। अगर हम इसको सेव करेंगे, सेव चेंजेस, इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे ये आइकन नजर आ रहा है। इस पेज पर क्यों, इस टैब पर क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी रिफ्रेश नहीं किया है। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ भी ये साइट आइकन नजर आता है। देखिए ये वही आइकन है, जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं गूगल मिसाल के तौर पे, तो आपको ये देखिएगा यहाँ पे ये साइट आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, मिसाल के तौर पे ARY विजिट करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये आइकन नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ करते हैं या पंजाब कॉलेज करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो यहाँ आपको इनके अपने अपने साइट आइकन्स नजर आएंगे। इनकी वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट को विजिट किया आपने,
देखें ये साइज स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में होगा। वैसे हम इसको 250 बाई 250 पिक्सल करते हैं, जो इसका बाय डिफॉल्ट या अच्छा जो होना चाहिए ना, यानी इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मिनिमम साइज है वो 250 यानी 250 बाय 250 पिक्सल होना चाहिए और बिल्कुल स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ARY का भी आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पे जियो का भी आइकन नजर आ रहा है और यहाँ पे पंजाब कॉलेज का भी आइकन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आइकन मतलब यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। एक और भी जगह है, हम जब वेबसाइट की कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो वहां भी हम ये आइकन चेंज कर सकते हैं। लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं वेबसाइट का, वो भी देखेंगे जब हम अपीयरेंस में जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर और भी चीजें हैं, ये देखिएगा वेबसाइट का URL है, साइट URL है, बस ये बाय डिफॉल्ट है चीजें, इस पर कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती। सिंपल इसमें यह है कि हम अगर चाहते हैं कि कोई भी यूजर आए और हमारी वेबसाइट पर आकर रजिस्टर कर ले तो हम इसको टिक कर देते हैं। और रजिस्टर कैसे करेगा, अगर वो सब्सक्राइबर के तौर पे हम उसको लेके आना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पर तो सिंपल सब्सक्राइबर कर देंगे। अगर हम किसी को भी ओपन कर देते हैं कि कोई भी आए और आके हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर ले, तो देन क्या होगा, कोई भी आएगा और इसको हमारी वेबसाइट पर आकर रजिस्टर कर लेगा। मैं इसकी भी मिसाल दे देता हूं। अब यहाँ पे टाइम जोन आ गया और ये यूजर आप कैसा चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो वो था जो कल हमने यूजर्स पढ़ा था, उसमें ये था कि हमने खुद यूजर को ऐड किया, लेकिन हम इस ऑप्शन के जरिए से ये कर सकते हैं कि हम हर एक को अलाउ कर सकते हैं कि कोई भी आएगा और हमारी वेबसाइट पर आकर रजिस्टर्ड हो सकेगा। वो अलग बात है कि हम उसको अप्रूव करेंगे तो वो उसको एक्सेस मिलेगी, ये एक अलग मामला है, लेकिन कोई भी आके इसको रजिस्टर कर सकता है। तो सेव आइकन हमने किया, सेव चेंजेस की आइकन डालने के बाद तो ये चीज आ गई। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और, क्योंकि इस क्रोम के अंदर या इस इसके अंदर हम लॉगिन ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे तो हम लॉगिन ही नजर आएंगे। लिहाजा मैं गेस्ट में जाता हूँ, गेस्ट टैब के अंदर, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ जाके ये वेबसाइट तो मुझे नजर आ रही है, लेकिन मुझे कहीं भी लॉगिन वगैरह का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं इसको एडमिन के तौर पे लेके आता हूं तो मुझे यहाँ पे लॉगिन डिटेल देना पड़ेगी। ये आम यूजर के लिए है, किसी के लिए भी, कोई भी आएगा और WP एडमिन अगर वो डालेगा और क्या वो लॉगिन कर सकेगा, तो इसका जवाब है नहीं, अभी इस वाले ऑप्शन में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो लॉगिन यानी यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अब एक नया बंदा इस वेबसाइट पर आया है जिसके पास जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो उसके पास कौन सा यूजर नेम होगा और कौन सा पासवर्ड होगा, तो वो तो क्रिएट ही नहीं कर सकेगा ना, यानी वो लॉगिन नहीं हो सकेगा। ये लॉगिन तब हो सकेगा, मिसाल के तौर पे कल हमने सुंदर को ऐड किया था, कोई भी पासवर्ड, मिसाल के तौर पे हम पासवर्ड कोई भी लगाने की कोशिश करते हैं तो चेक कर लेते, तो वो ये कहेगा कि सुंदर इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन दिस साइट। ठीक है जी, तो इसका मतलब है इस वेबसाइट पर तो सुंदर से रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो पासवर्ड तो बाद की बात है, पासवर्ड तो दूर की बात है। अगर हम ये वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं और ये ऑथर लेके आते हैं, तो उसके बाद सेव करते हैं, तो हमें अब ये वाला पेज किसी और वेबसाइट पर हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बैक वापस जाते हैं और अगेन यही वाला हम URL इंटर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रजिस्टर का बटन नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रहा है। ये बात आपको समझ आ गई है जी? पहले वाले ऑप्शन में क्या था, ये रजिस्टर आपको नजर नहीं आ रहा था, मैंने अनटिक कर दिया। अभी देखिएगा दोबारा से सेव चेंजेस करता हूं मैं और इसको वापस जाता हूं, WP एडमिन डालता हूं इसके साथ स्लैश के बाद, और मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिएगा यहाँ पे रजिस्टर का बटन या रजिस्टर का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो मैंने अलाउ किया है कि मेरी वेबसाइट पर कोई भी आए और रजिस्टर कर ले, और रजिस्टर किस रोल के तौर पे करेगा वो उस वक्त,
सब्सक्राइबर के तौर पे, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि कोई भी आए और आके एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया तो वो आपको अपनी वेबसाइट से भी निकाल सकता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर के पास 100% अथॉरिटी है। और वो आएगा, लॉगिन करेगा, रजिस्टर्ड होगा, पहले वो रजिस्टर्ड होगा, फिर वो लॉगिन करेगा और आपको जो मेन दूसरा यूज़र है, मिसाल के तौर पे ये यूज़र है, इस यूज़र को वो ख़त्म कर देगा। कल जैसे कि सुंदस को हमने बनाया एडमिनिस्ट्रेटर, तो सुंदस इस एडमिन को जो पहले मौजूद है उसको रिमूव कर सकती थी। तो इसलिए इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं और हमने ऑथर के तौर पे इसको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने ये अगेन ये सेव किया। ठीक है, चेक करने के बाद इसको सेव किया और इसको हम अगेन यहाँ जाते हैं रजिस्टर के अंदर। तो ये देखिएगा अब आ रहा है ये ऑप्शन के यूजर नेम और ईमेल लगाएं। अब तो पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब पासवर्ड का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा और जुर्वा का कोई ईमेल एड्रेस हम लगाते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये क्या लिखा आ रहा है, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन विल बी ईमेल्ड टू यू। यहाँ पे एग्जैक्टली वो ईमेल हम लगाएंगे जो कि एक्टिव है, जो चल रहा है, जिस पे अकाउंट बना हुआ है। अगर वो हम लगाएंगे तो क्या होगा, हमें इस ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल रिसीव होगी। जब हमें उस ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल रिसीव होगी तो क्या होगा, हम उस ईमेल के अंदर एक लिंक रिसीव होगा, हमें लिंक मिलेगा और वो लिंक पे क्लिक करने के बाद दोबारा हम यहाँ आएंगे और इधर हमें सिर्फ पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन नजर आएगा। तो क्या मतलब है, सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन होगी बस इसके अंदर और हम इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना सकेंगे। तो ये सिंपल सी इसमें बात है। क्रोम ओपन किया था, उसके अंदर हमने ये चेक किया था। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और हम आगे जाते हैं। ये हमने साइट आइकन वगैरह भी देख लिए, वेबसाइट वगैरह को भी देख लिया और आगे हम निकलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर टाइम जोन है। टाइम जोन अगर हमारी ये पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट है तो ये +5 जो है, अगर इसका फिर ये UTC होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इसको कहते हैं। ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप GST भी लिखेंगे तो इसको GST भी कहते हैं या UTC भी कहते हैं। तो +5, असल बात यह है कि +5 जो है पाकिस्तान का टाइम जोन है, इसको +5। ठीक है, पाकिस्तान का। तो अगर अपनी मर्जी से हमें ये चेंज करना चाहते हैं टाइम जोन के, ये हमारी वेबसाइट इस एरिया में काम कर रही है तो इसके अंदर टाइम जोन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, वो देखिए आप। राइटिंग, इसमें मैं अभी आपको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज है जिसमें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे हमारी वेबसाइट पर इस वक्त कितने पेजेस हैं हम देख लेते हैं। हमारी वेबसाइट पर 2 पेजेस हैं, ये तो हमने इसको डिलीट करते हैं। और एक अबाउट आवर कंपनी वाला पेज है और एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था। इस वक्त हमारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कितने पेजेस हैं जी, एक अबाउट आवर कंपनी का पेज और एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। यहां जो सेटिंग है उसके अंदर ये ऑप्शन इस वक्त है हमारे पास कि हम अपनी वेबसाइट का ये वाला जो होम पेज है, होम पेज से मुराद जो मेन पेज जो खुलता है, जो ओपन होता है, इस पेज को इस वक्त लेटेस्ट, यानी जो होम पेज है ना, ये देखिएगा, योर होम पेज डिस्प्लेज, आपकी जो लेटेस्ट पोस्टें हैं ना, जो पोस्टें आपने यहां पब्लिश की थी, ये वो वाली पोस्टें दिखा रहा है। यानी कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि मिसाल के तौर पे ये वाली वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप ये देख लीजिएगा कि ये जो ब्लॉग वाला पेज है, आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारी वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर ब्लॉग वाला ये वाला जैसे कि पेज है, ये वाला पेज हमारी वेबसाइट पर होम पेज बना हुआ है इस सेटिंग के मुताबिक। ठीक है,
हम ये कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ इसी वेबसाइट पर, क्योंकि ये मेरे पास डैशबोर्ड है इसका। इस वेबसाइट का डैशबोर्ड हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, इस वेबसाइट का हमने डैशबोर्ड ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, कुछ और चीजें हैं। ये हम अपनी वेबसाइट जब बनाएंगे तो दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको कोई और चीज दिखाना चाह रहा हूं, वो के होम पेज की सेटिंग। हम सेटिंग में गए, यहाँ पे राइटिंग में गए, सॉरी रीडिंग में, आपने रीडिंग में जाना है। ठीक है, रीडिंग के अंदर ये देखिएगा, योर लेटेस्ट ऑप्शन, योर लेटेस्ट पोस्ट की जगह पे क्लिक किया गया है स्टैटिक पेज, और स्टैटिक पेज में बताया ये गया है कि हमारा जो होम पेज है उसका नाम है होम। इस पेज का नाम ही होम है। मैं आपको दिखा देता हूं, इस वेबसाइट के पेजेस देखते हैं हम। आप देखें पेजेस कितने हैं जी, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम भी है, पोर्टफोलियो भी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, सर्विसेज है और टीम वाला है। ये वही पेजेस हैं जो आपको फ्रंट पेज पर ये वाले नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग में सेटिंग के मुताबिक, इसकी सेटिंग के मुताबिक जो होम पेज है वो होम है, यानी होम ये वाला पेज। आप इसको देख भी सकते हैं कि इसको यहां पे लिखा गया है, यानी बता दिया गया है कि ये फ्रंट पेज है, और ये वाला जो पेज है ये क्या है जी, पोस्ट पेज। ये इस सेटिंग के मुताबिक हमें यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसी वेबसाइट पर कोई पेज क्रिएट करता हूं। डेमो के नाम से या न्यूज के नाम से। ठीक है, मैं वापस जाता हूं, यहां पे न्यूज वाला पेज मौजूद है। अभी मैं जाऊंगा इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर, इसको रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करूंगा तो तभी मुझे ये नजर आएंगे पेजेस। मैं ये चाहता हूं कि जो ये वाला ब्लॉग है ना, ये पोस्ट वाला पेज, इसको मैंने असाइन किया हुआ है कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट की जो पोस्टें हैं ना, ये वाली पोस्टें, ये वाली जो पोस्टें हैं, ये वाली जो कल हमने क्रिएट भी की थी एक दो, ये वो वाली पोस्टें हमें इस पेज पर नजर आए तो हमने ब्लॉक किया हुआ था। सिलेक्ट पोस्ट पेज कौन सा था, ब्लॉक। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, न्यूज वाला सेक्शन, न्यूज वाला जो पेज है ना, उसको मैं ब्लॉग वाला पेज यानी पोस्ट वाला पेज बनाना चाहता हूं। तो मैं उसको न्यूज वाला सिलेक्ट करूंगा और सेव इमेज सेव कर लूंगा। जैसे मैं सेव करता हूं तो अब ब्लॉग वाला पेज देखिएगा, ये देखें ये ब्लॉग का लिंक भी आ रहा है। इसी को मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्लॉग खत्म हो गए हैं। मतलब ये है कि ये पेज तो क्रिएट किया गया है, लेकिन इस वक्त ये इसमें डिजाइन कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि जो ब्लॉग वाला पेज होता है वो थीम के मुताबिक चलता है। उसको डिजाइन हम थीम के मुताबिक ही कर सकते हैं। तो जो थीम का डिजाइन होता है उसी के मुताबिक ब्लॉग का भी डिजाइन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे वो पेज जो न्यूज वाला है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये पेज मौजूद है। इसको हम व्यू करते हैं राइट क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज लिखा हुआ है। जैसा ब्लॉग पहले नजर आ रहा था ये वाला, इसी तरह अब ये न्यूज वाला नजर आ रहा है और ब्लॉग वाला नजर नहीं आ रहा। मैं दोबारा जाता हूं, आपके सामने ब्लॉग को सिलेक्ट करता हूं पोस्ट के तौर पे। पोस्ट पेज कौन सा है, ब्लॉग। अब मैं ब्लॉग वाले पेज को ही रिफ्रेश करता हूं तो ये ब्लॉग वाला पेज बन गया। और जो न्यूज वाला पेज था ये वाला, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब ये सिंपल वाला पेज बन गया। ठीक है, ये वापस सिंपल पेज बन गया जिसको डिजाइन करना है हमने। जिस तरह ये बाकी पेजेस है ना, होम, अबाउट, सर्विसेज, टीम, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट, इसी तरह ये भी एक पेज है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, यानी इस पेज में, न्यूज वाले पेज में, और अब बाकी सब पेजेस में ब्लॉग के अलावा फर्क क्या है, उन सब को डिजाइन किया गया है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, इसको डिजाइन किया गया है, लेकिन न्यूज वाले पेज को अभी डिजाइन हमने नहीं किया। इसकी दूसरी सेटिंग है होम पेज, ये वाली। होम पेज क्या है, होम पेज ये है कि मैं कोई और पेज क्रिएट करता हूं। मैं अभी यहां पे और भी किसी पेज को
होम पेज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ जिसको मैं ये चाहता हूँ कि वो वाला होम पेज हमारा बने। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे इसको डेमो पेज उसका नाम रखता हूँ, या होम डेमो इसका रख देता हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ये पेज मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, ये पेज मैंने क्रिएट कर लिया। मैं वापस जाता हूँ तो अब मुझे एक तो होम पेज के नाम से, होम के नाम से एक पेज मौजूद है, और एक है होम डेमो। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, कुछ भी, ABCD, जो भी नाम आप रखना चाहें, इसका ABC नाम रख लें जी। ठीक है, और इसका URL भी सेम वही रख लें फिर आप। ठीक है, तो अब आप दोबारा एडिट करके देखेंगे तो ये बड़ी ABC है और ये छोटी ABC है। ठीक है, क्योंकि URL जो है, स्लग जो है, वो स्मॉल में ही आता है, जो कि ये सारे आपको देखे स्मॉल में नजर आ रहे हैं। अब मैं जाता हूं अगेन उसी सेटिंग में, रीडिंग में, और रीडिंग में जाके अब मैं होम पेज, अब जरा देखिए होम पेज क्या होता है। ये देखें, ये क्लिक किया मैंने, यहां पे आपको स्लैश के बाद होम नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने, ये वेबसाइट की सेटिंग होती है, ये वेबसाइट की सेटिंग होती है कि जो होम पेज होता है वो होम पेज, उसके अंदर ये लिंक शो नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कि इस लिंक पर क्लिक किया आपने और तब भी उसी पेज पर जाएंगे, और ये वाले होम पे क्लिक किया तो तब भी उसी पेज पर आप जा रहे हैं। तो ये सेम दोनों चीजें, क्योंकि हमने इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी कर दी हुई है कि भाई होम पेज हमारी वेबसाइट का ये वाला है। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं जी होम पेज को। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, और एक पेज हमने क्रिएट किया है, सॉरी, ये देखिए पेज तो क्रिएट हमने कर लिया, लेकिन ये वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। यहाँ पे ABC के नाम से है। ठीक है, ये ABC के नाम से होम पेज है। होम पेज को हमने सेव किया। अब हम इसी पेज को, जो कि होम पेज है इस वक्त, इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश किया, लिंक तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पेज जरूर नजर आ रहा है। यानी हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये वाला पेज, भाईजान, ये वाला पेज होना चाहिए हमारी वेबसाइट का होम पेज। यानी कोई भी हमारी वेबसाइट पर आए तो सबसे पहले इस पेज पर लैंड करे। ठीक है जी, तो हम इसकी सेटिंग दोबारा से इसको होम पे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस न्यूज वाले पेज को डिजाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि हमने इस पेज को डिजाइन नहीं किया हुआ, तो ये बाय डिफॉल्ट जिस तरह का थीम है उसी के मुताबिक यहां पे ये डिजाइन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर रीडिंग का ऑप्शन है, और इसमें सिंपल बस यही ऑप्शन है, और स्पेशल कोई चीज नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये है कि आप इस ब्लॉग वाले पोस्ट पर मैक्सिमम कितनी पोस्टें दिखाना चाहते हैं, ये वाला सिर्फ वो ऑप्शन है कि आप 10 दिखाना चाहते हैं एक वक्त में। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मौजूद है तो वो एक ही नजर आ रही है। अगर 10 होंगी तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स में के नीचे यहाँ पे 1 2 3 पेजेस आ रहे होते हैं यहाँ पे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि 10 की लिमिट होती है और आगे 11 नंबर पे पोस्ट पे जाना है आपने या ब्लॉग पे जाना है, तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। फिर वहां आपको अगेन नए वाली जो पोस्टें हैं या नए ब्लॉग है वो 10 नजर आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ये हमारी बात क्लियर हो गई है। और इसके अंदर स्पेशल, अच्छा जी, ये इसमें खास एक बस यही चीज थी डिस्कशन वाली। वो डिस्कशन में यही है कि अगर कोई भी किसी को कमेंट की अलाउ करते हैं हम अपने पोस्ट के अंदर, नीचे हम कमेंट अलाउ करते हैं, तो उस कमेंट की कुछ सेटिंग्स हैं, ये वाली आप इसको खुद रीड कर सकते हैं, किसको टिक करना है किसको टिक नहीं करना। हम अलाउ करेंगे पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं अलाउ करते तो उसको अनटिक कर देंगे। ठीक है, और ये देखिएगा कि जो भी यूजर आएगा अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो तब कमेंट कर सकेगा। अगर हम इस पे टिक करेंगे तो इसका मतलब है यूजर रजिस्टर्ड होगा, तो देन ये वाला जो अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने देखा कि कोई यूजर आया हमारी वेबसाइट पर, रजिस्टर्ड हुआ, और रजिस्टर्ड होने के बाद क्लिक किया तो तब वो कमेंट कर सकेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है यानी लॉगिन नहीं है तो वो कमेंट भी नहीं कर सकता। तो इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं, ये डिस्कशन में आ जाएगा, ये मीडिया में आ जाएगा। ये मीडिया वही है, मीडिया के अंदर कोई खास स्पेशल चीज नहीं है।
ये वो चीज़ है जो परमालिंक का मैंने आपको बताया था कि पोस्ट का नाम जो है पोस्ट नेम के साथ यूआरएल हमारा होना चाहिए, जैसा कि ये था, ये वाला लिंक पोस्ट नेम के साथ होना चाहिए था। इसके बारे में भी कल हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम जाते हैं ये अपीयरेंस में। अपीयरेंस में ये है वो दुनिया डिज़ाइन की जहाँ पे हम डिज़ाइन चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वर्डप्रेस का अपना 2024 का थीम है। इस थीम के मुताबिक पोस्टें जिस तरह की हमें नज़र आ रही थी वो हमने देखी हैं। मिसाल के तौर पे ये ब्लॉग वाला सेक्शन है, या ये पोस्ट ये देखिएगा, ये हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट के नाम से ये इस तरह का डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर कुछ और है, डिज़ाइन कुछ और है। हम थीम चेंज करके चेक करते हैं। ये भी 2024, 2023 और 2022 ये वर्डप्रेस के अपने थीम्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो तब ये थीम्स ऑलरेडी इंस्टॉल हुए होते हैं। हम इनको ये चेंज भी कर सकते हैं, नए थीम भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस थीम को एक्टिव करता हूँ, ठीक है, इस थीम को मैंने एक्टिव किया तो अब मैं देखता हूँ कि जो ब्लॉग वाला पेज था या होम पेज था सबका डिज़ाइन अलग अलग हो गया है। ये देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ और तरह से डिज़ाइन नज़र आ रहा है, कुछ कलर थोड़े बहुत चेंज हैं, ठीक है। अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ यानी इस लोगो पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहली वाली वेबसाइट का होम पेज किस तरह का था और इस वेबसाइट का होम पेज यानी इस थीम का होम पेज किसी और तरह का है। तो ये देखिए 2024 इस वक्त एक्टिव नहीं है, एक्टिव जो है वो इस वक्त 2023 है। ये इसका नाम है, ठीक है, ये इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। इनके कुछ और नाम्स भी हैं जो हमने थीम्स में, यहाँ से ऐड न्यू थीम्स में जाएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप एक्सप्लोर कर लें हमारी क्लास एंड होने से पहले। अभी हमने ये 2022 थीम जो है ये इंस्टॉल किया है, यानी इंस्टॉल है ये याद रखिएगा, ये दोनों थीम इंस्टॉल्ड हैं लेकिन ये थीम्स एक्टिव नहीं है। ये दोनों सिर्फ एक्टिव ये एक वाला थीम है और एक वक्त में एक ही एक्टिव हो सकता है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं जिस तरह का इसके अंदर सामने कुछ आपको डिजाइन नजर आ रहा था ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, तो आपको यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का ही नजर आ रहा है। यानी ये थीम और है, ये डिजाइन और है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस और हैं, कलर कुछ और है, ये अलग अलग हैं। हम आगे चलते हैं तो ये ऐड न्यू थीम्स में जाते हैं। अच्छा जी, कहाँ थे हम? थीम्स में थे, यहाँ से ऐड न्यू थीम में गए। ऐड न्यू थीम में देखे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट थीम यहाँ पे नजर आएंगे। इसके अंदर पॉपुलर है, ब्लॉक थीम्स हैं, फेवरेट थीम है, जो आप जैसे भी आप करना चाहें मिसाल के तौर पे। अब ये जो पॉपुलर थीम्स है ना, ये थीम्स देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। 2022 ये भी पॉपुलर में है, 2024 भी पॉपुलर में है। यहाँ पे ये एक्टिव दिखा रहा है और यहाँ पे एक्टिवेटेड है। इसका मतलब है ये थीम हमारी वेबसाइट में, ये देखिए आपको ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की पट्टी में लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड। किसी और थीम पर आपको इंस्टॉल्ड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये 3 इंस्टॉल है, इसका मतलब है ये 3 थीम इंस्टॉल है लेकिन एक्टिव एक है। ये देखिएगा यहाँ पे, इसको हम इंस्टॉल करेंगे, पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए एस्ट्रा के नाम से है, ये हेलो एलिमेंटोर है, ठीक है। जब हम एडवांस लेवल पे काम करते हैं ना कस्टम डिजाइन के, हूबहू एक एक चीज जो है वो डिजाइन करनी है तो हम ये वाला थीम यूज करते हैं अमूमन, ठीक है। ये एस्ट्रा थीम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। आप ये देख सकते हैं कि चौथे नंबर पर, यानी वर्डप्रेस के 3 के अलावा और हेलो एलिमेंटर के अलावा सबसे, जो ऐसे समझ लीजिए कि दूसरे नंबर पर है वर्डप्रेस के अपने थीम्स के अलावा, ये वाला थीम है, किसी और कंपनी का है ये थीम, और ये उसके बाद दूसरे नंबर पर है। ये पहले नंबर पे भी होता था। बहरहाल ये हेलो एलिमेंटर इस वजह से भी पहले नंबर पर आ गया है क्योंकि कस्टमाइज्ड काम जो है ना इसमें हो जाता है 100% तकरीबन। जो डिज़ाइन जैसा क्लाइंट चाह रहा होता है हम इसमें उस तरह का डिज़ाइन बना लेते हैं। लेकिन जो बने बनाए कुछ थीम्स हैं ये वो वाले थीम्स हैं एस्ट्रा। इसके अंदर और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। इसी तरह ये 2021 भी है, इसी तरह ये ओशन WP है,
कैडेंस के नाम से है, ये 2020 भी है इनका पड़ा हुआ वर्डप्रेस का, ये 2017 यानी 2017 का, ये मुझे याद है, ये भी मैंने, ये पहली बार जब मैंने ये सीखना शुरू किया था तो ये वाला थीम उस वक्त होता था। ये हर साल एक नया थीम जो है ना वर्डप्रेस वाले लॉन्च करते हैं अपना, ठीक है। तो उस वक्त ये 2017 था जब मैंने ये सीखना शुरू किया था, या जब मैं आपके इस लेवल पे था समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये नेवी थीम है, जनरेट प्रेस है, तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के थीम्स नज़र आ रहे हैं। हम जो है वो इन थीम्स को इंस्टॉल करके चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एस्ट्रा वाला थीम हम इंस्टॉल करते हैं, और मैं आपको ये बात अभी से बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो थीम इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है कम वक्त में वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा और प्रोफेशनल बनाने के लिए, और पॉपुलर थीम जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त यही वाला है, एस्ट्रा। अगर हम काम करेंगे ना इंशाल्लाह, जो प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, 2-3 वेबसाइट जो बनाएंगे ना, मुख्तलिफ ब्लॉग वाली, इसी तरह स्टोर वाली, जो भी वेबसाइट बनाएंगे हम ये वाला थीम यूज़ करेंगे। मैं अभी से आपको मतलब एडवांस में आपको बता रहा हूँ। तो इस थीम का आपने नाम याद रखना है, एस्ट्रा, ठीक है। इसको हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये थीम हमने एक्टिवेट भी कर लिया इंस्टॉल करने के बाद। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, जो कि हमारा होम पेज है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें हमारा पेज जो होम पेज है वो किस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग सेटिंग में आपने देखा होगा, ये देखिएगा, अब ये चीज़ें आपके सामने ज़्यादा क्लियर होगी कि इस वक्त होम पेज हमारा कौन सा वाला पेज है, ब्लॉग वाला पेज, यानी कि पोस्ट वाला पेज इस वक्त बना हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट आपको होम पेज पर नज़र आ रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेटिंग नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जो ब्लॉग वाला पेज है वो अलग होना चाहिए, और जो हमारा होम पेज है वो अलग होना चाहिए, और उसको हमने अलग से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये सेटिंग हमें करनी पड़ती है, ये वाली। इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले आप ये क्लिक नहीं कर सकेंगे। जैसे आप स्टैटिक पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो होम पेज इस वक्त अबाउट आवर पेज है, और पोस्ट वाला पेज भी अबाउट आवर पेज ही है। ये वो वाला पेज है जो होम पेज भी बना हुआ है इस वक्त, ये वाला, ठीक है। अबाउट वाला पेज भी हम, ये वही पेज है जो हमारा होम पेज भी बना हुआ है। तो क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पेजेस, तो ये सेटिंग में हम जाते हैं, एक और पेज हम बनाते हैं। जिस तरह हम एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, मैं उसी तरीके से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम होम पेज बनाते हैं होम के नाम से, ठीक है। ये हमने होम पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस पेज का नाम हमने अबाउट रख लिया। लिंक में से भी हम इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि ज़्यादा आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अगर हम कोई और पेज शामिल करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम हमारी जो सर्विसेज हैं वो क्या है, हम उस पेज पर अपनी सर्विसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल हम अभी क्रिएट कर रहे हैं पेजेस, ठीक है। ये पेजेस हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि वो एक पेज हमारी वेबसाइट पे ऐसा होना चाहिए जिस पेज पर कोई भी आए और हमसे कांटेक्ट कर ले, तो वो पेज भी हम क्रिएट कर लें, ठीक है। वो पेज भी हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, तो ये देखें, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम और सर्विसेज वाला पेज। कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ जाता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसके अंदर, इसका बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि हम प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे कि हमने यूज़र को रजिस्टर्ड किया था ना, और कि इसके अलावा हम हमारी वेबसाइट पर जो भी विजिटर आएगा उसे हम कैसे डील करेंगे। यानी ये समझ लें कि ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपने एक पब्लिक वाइट पेपर है, समझ लें इसको आप, कि आपने लोगों को पहले से बता दिया अपनी पॉलिसी कि भाई आपका जो भी डाटा होगा वो प्राइवेसी उसकी होगी। जैसे व्हाट्सएप वालों ने प्राइवेसी दी होती है, ठीक है। जैसे फेसबुक की भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, इसी तरह हम अपनी वेबसाइट की भी प्राइवेसी पॉलिसी दे सकते हैं कि भाई आप आएंगे, हम किसी भी यूज़र को ये कह सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे और आपका डाटा लीक नहीं होगा, या आपके डाटा को हम मिस यूज़ नहीं करेंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी के
कुछ पॉइंट्स है, ये कमेंट्स होंगे, मीडिया होगा, कुकीज होंगी, जो कुछ भी आप अपलोड करेंगे इस वेबसाइट पर उसके क्या कॉपीराइट्स होंगे, किस तरह होगा, ये उससे रिलेटेड ये एक पेज है जो बाय डिफॉल्ट पेज बन जाता है। अब ये पेजेस हैं सारे के सारे, और ये आप देख सकते हैं। इसको होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पर ये देखिएगा आपको ये सब नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, इन पे क्लिक करते हैं हम मिसाल के तौर पे। अच्छा, ये पेजेस क्रिएट करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम एक और पेज बनाते हैं ब्लॉग के नाम से या न्यूज़ के नाम से, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं कि ये ब्लॉग वाला पेज होगा, जैसा कि इस वेबसाइट में मौजूद है। ये वाली वेबसाइट जो आपको ओपन करके भी दिखाई थी कि बाकी पेजेस हैं, ये भी पेज है, लेकिन इस पेज को हमने पोस्ट पेज बना दिया हुआ है, और ये होम है, इसको हमने होम पेज बना दिया हुआ है, जो कि हमारी वेबसाइट पर सबसे पहले नजर आएगा। तो ब्लॉग पेज भी हमने क्रिएट कर लिया। इन पेजेस पे क्लिक करते हैं हम, मिसाल के तौर पे ये देखें तो आपको ब्लैंक नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी इसको डिजाइन ही नहीं किया। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि पेजेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये होम पेज है, और ये देखें इसका लिंक भी आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तो ये डिफाइन ही नहीं किया कि होम पेज हमारा होम है, होम के नाम से पेज है, इसीलिए इसका लिंक आ रहा है। ब्लॉग वाले पेज पे आएंगे तो ब्लॉग वाला भी पेज ऐसे ही नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ब्लॉग वाले पेज को भी पोस्ट पेज डिफाइन ही नहीं किया, उसको असाइन ही नहीं किया, इसीलिए ये सारे आपको एक जैसे पेजेस नजर आएंगे। होम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, अबाउट। अबाउट वाला इसलिए है क्योंकि अबाउट वाले पेज पर हमने कुछ कंटेंट डाला हुआ है। इन दोनों पेजेस में आप फर्क देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एडिट पेज को भी अबाउट वाले पेज को एडिट करता हूँ और सर्विसेज वाले पेज को एडिट करता हूँ। दोनों में इसलिए ये फर्क है क्योंकि अबाउट वाले पेज पर कुछ कंटेंट हमने पहले से डाल दिया हुआ था, और इसमें कोई भी कंटेंट या इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है। तो इसको आप डिलीट भी करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, या इस पेज को आप डिलीट करके ट्रैश में भेजकर नया पेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसी नाम से, सेम नाम से, ठीक है। इसी नाम से आप दोबारा पेज क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ये पेज बिल्कुल, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अब खाली पेज होगा, क्योंकि ये वो वाला पेज है जो अब एम्प्टी है, ये ब्लैंक है, ठीक है। और ये तो वो है ना जिसको पहले वाले पेज को हमने एडिट किया था, ठीक है। इसको हम लीव करते हैं। अब ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये वाला, इसको कहते हैं मेन्यू। क्या कहते हैं जी? मेन मेन्यू। ये कोडिंग की जुबान में इसको नेविगेशन बार कहते हैं, या नेविगेशन भी कहते हैं सिंपल, और वर्डप्रेस के अंदर इसको मेन मेन्यू कहते हैं, और नेविगेशन भी बाज़ औक़ात थीम्स के अंदर ये वर्ड यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। नेविगेशन इसको इसलिए भी कहते हैं कि नेविगेट कर सकते हैं हम, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर रहे हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर रहे हैं या जा रहे हैं, तो ये एक्सचेंज कर रहे हैं पेजेस को, इसलिए इसको नेविगेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, ये हमने पेजेस बनाए हैं और ये हमारे पेजेस हमारे मेन मेन्यू में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उसी तरतीब से हैं? ठीक है जी, उसी तरतीब से ही है जैसे यहाँ पे है, लेकिन हम इसकी तरतीब चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं होम वाला बटन, होम वाला जो मेन्यू है वो पहले नजर आए, अबाउट वाला बाद में। तो इसकी तरतीब कैसे चेंज होती है? तो उसके लिए हमें यही अपीयरेंस वाला ऑप्शन, इसके अंदर थीम्स की जगह पे आपने जाना है मेन्यूज में, ठीक है। ये देखें मेन्यूज, आप एक वक्त में एक से ज्यादा मेन्यूज बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये नेविगेशन बार या होम पेज पे मेन मेन्यू है, ये यहाँ पे और दिखाना चाह रहे हैं आप, लेकिन आप फुटर पर कुछ और मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग मेन्यू बनाएंगे और अलग अलग उनको दिखाएंगे। मैं इस मेन्यू को, यानी अभी इसके अंदर मेन्यू भी कोई नहीं है, जो मेन मेन्यू है यानी कि कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं किया हुआ, मैं इसका मेन मेन्यू सबसे पहले तो मैं मेन मेन्यू क्रिएट करता हूं। और ये याद रखिएगा कि, चले मैं आपको बताता हूं, पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तो ये सिर्फ क्रिएट किया है मेन्यू,
अभी तो इस मेन्यू में हमने कुछ रखा ही नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो उसका मेन्यू होता है ना, उस मेन्यू में क्या होता है, लिस्ट होती है पूरी। अब हमने लिस्ट डाली ही नहीं है तो नजर क्या आएगा, वो खाली पेज आपको दिखा देंगे, ये जी हमारा मेन्यू है। अब उस मेन्यू में कोई लिस्ट ही नहीं है कि कौन कौन से खाने हैं जी हमारे पास, अब वो लिस्ट ही मौजूद नहीं है तो वो डिस्प्ले कैसे होगी। तो इसलिए उस मेन्यू के अंदर अपनी मर्जी से अपनी तरतीब से मेन्यू लिस्ट को डालना, ये यहाँ पे हम मेन्यू के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऐड मेन्यू आइटम्स, यानी आप इस मेन मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम्स डालना चाहते हैं तो आप यहां से डालेंगे। व्यू ऑल करें तो ये जितने पेजेस है ना, ये वो पेजेस हैं जो यहाँ पे आपको सारे के सारे नजर आएंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे। अच्छा जी, ये पेजेस वाला सेक्शन है, यानी हमारे पास ये समझ लीजिए किचन है। जैसे आप होटल में जाते हैं तो ये किचन है और किचन में मुख्तलिफ आइटम्स पड़ी हुई हैं, उनमें से अपनी मर्जी से हमने एक मेन्यू बनाना है। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पेजेस भी डाल सकते हैं, पोस्ट्स भी डाल सकते हैं, कस्टम लिंक्स भी डाल सकते हैं, और जो पोस्ट की कैटेगरीज हमने बनाई थी ना यहाँ पे, ये वाली कैटेगरीज, ये वो पोस्ट की कैटेगरीज हैं जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखें पेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं, होम है, प्राइवेसी पॉलिसी है, अबाउट, ब्लॉग, ये सब पेजेस हैं। ठीक है, हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमने देखा यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, थर्स्टी ग्रो, ये वो दो पोस्टें हैं जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। तो इसलिए ये वही वाली दो पोस्टें हमें यहाँ भी नजर आ रही हैं जो क्रिएट वहां पे कर चुके हैं हम। तो अगर इनको ऐड करना चाह रहे हैं मेन मेन्यू में तो यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम लिंक क्या होता है, कस्टम लिंक ये होता है कि आप इस मेन्यू के अंदर एक नाम डाल दें और उसका अपनी मर्जी से कोई लिंक डाल दें, वो लिंक किसी और वेबसाइट का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको भी ऐड कर देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं लिंक देता हूं गूगल का, यानी मैं अपनी वेबसाइट से गूगल पे ले जाना चाह रहा हूं किसी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिंक डालूंगा और लिंक का टेक्स्ट क्या होगा, मिसाल के तौर पे गूगल, यानी कि मेरी वेबसाइट पे कोई भी यूजर आएगा और यहाँ पे उसको एक मेन्यू बटन नजर आएगा, उस पे लिखा होगा गूगल, और गूगल पे कोई क्लिक करेगा तो गूगल वाले पेज पे चला जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ, वरना ये आप विकीपीडिया भी कर सकते हैं, विकीपीडिया कोई भी पेज हो सकता है। ठीक है, और उसका नाम भी डेफिनेटली आपको उसी तरह ही रखना पड़ेगा। इसको हम ऐड करते हैं मेन्यू के अंदर। ठीक है जी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इस मेन्यू को अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो सबसे टॉप पे, वैसे इसको टॉप मेन्यू नहीं कहते, इसको मेन मेन्यू कहते हैं। टॉप मेन्यू, इसके ऊपर भी एक बारीक पट्टी होती है, उसके अंदर भी एक मेन्यू आता है, उसको टॉप मेन्यू कहते हैं। एनीवेज ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू को अपनी मर्जी से डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ता है, प्राइमरी मेन्यू, ये याद रखना है आपने, इसको आपने टिक लाजमी करना है, प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू को टिक करेंगे और सेव मेन्यू करेंगे। अच्छा जी, ये देखिएगा हमने जैसे इसको प्राइमरी मेन्यू बनाया और इसको सेव इमेज किया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिफ्रेश करने पर सोचें जरा, यहाँ पे क्या होना चाहिए। हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं या होम पेज पे जाते हैं तो हमें ये यहाँ पे सिर्फ ये एक ही बटन नजर आ रहा है, एक ही मेन्यू नजर आ रहा है जो कि हमने प्राइमरी मेन्यू के तौर पे इसको बनाया था या इसको मेन मेन्यू कहा था। ये इस मेन्यू का नाम है जो हमने अपनी मर्जी से रखा है, इसका कोई भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन ये वो बटन है, ये वो क्लिक जरूर करना है अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि ये यहाँ पे मेन्यू नजर आए। तो ये देखिएगा मैंने जैसे को बताया, ये किचन की तरह है, किचन में बहुत सारी आइटम्स पड़ी हैं, उसमें से हम अपनी मर्जी से कोई भी चीजें उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे हम होम को लेके आते हैं, ऐड करते हैं, होम भी आ गया। मिसाल के तौर पे अच्छा जी, इसके अंदर ये कस्टम लिंक आ रहा है, ठीक है चले। इसके अलावा हम ब्लॉग वाला पेज लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है जी, आ जाए, कोई मसला नहीं। हम डायरेक्ट पोस्ट का लिंक भी देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, अलबत्ता ये रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन आप ब्लॉग की कैटेगरीज डाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टोरी और हेल्थ है, इसको ऐड कर लें इसके अंदर। जैसे मैंने आपको टेक क्रंच वाली भी दिखाई थी वेबसाइट,
उसमें आप देख सकते हैं, सॉरी टेक क्रंच, ये वेबसाइट आपको दिखाई थी। इसके अंदर आपको मेन मेन्यू के अंदर ये देखें, ये इसका मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू में कैटेगरीज नजर आ रही हैं। यानी मैं इस ऐप्स पे क्लिक करता हूं तो आप इसका लिंक चेक कीजिए जरा, ये लिंक कैसा नजर आ रहा है आपको, कैटेगरी एप्स स्लैश के बाद एप्स। यानी इस पेज पर जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, इसमें एप्स के मुतालिक तमाम किस्म के ब्लॉग्स मौजूद हैं। तो मैं अगर ब्लॉग वाली वेबसाइट बना रहा हूं तो उसमें मैं कैटेगरीज को भी ऐड कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये होम पेज है, इसके साथ कस्टम लिंक लगा हुआ, और कस्टम लिंक इसने खुद डिफाइन कर दिया हुआ है, ये वाला है जनाब। ठीक है, यानी कि ये होम पेज ही है, समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, विकिपीडिया का लिंक है वो कुछ और है लिंक। तो आप यहां से मेन्यू का जो फॉर्मेट है वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये दो कस्टम पेज लिंक्स है, ये एक इसमें पेज है और दो क्या है, पोस्ट की कैटेगरीज। तो अगर हम इसको सेव करते हैं और हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये तमाम के तमाम हमें अपनी मेन मेन्यू में नजर आ जाने चाहिए, और जो कि नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्लिक करता हूँ विकिपीडिया पे, विकिपीडिया पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें विकिपीडिया की वेबसाइट पे ले जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, हालांकि मैंने ये .com किया था, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये रीडायरेक्शन लगाई हुई है। यानी .com से भी आप सर्च करेंगे या .org से भी सर्च करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पर ही आएंगे। ये इन्होंने विकिपीडिया वालों ने ये सेटिंग की हुई है। ठीक है, अब ये पेज है। ठीक है, वापस हम जाते हैं। अब ये देखें, ये लिंक ही कुछ और है, यहाँ तो हम जंप कर गए किसी और वेबसाइट पर। अगेन आप इसको दोबारा से देख लें। मैंने विकिपीडिया पे क्लिक किया, पहले इसका लिंक देखें, ये वाला नजर आ रहा है। मैंने विकिपीडिया पे क्लिक किया तो ये तो वेबसाइट ही कोई और आ गई है, यानी जंप कर गए हम किसी और वेबसाइट पर। लेकिन जब हम अपने पेजेस देखते हैं, जो कि पेजेस हमने क्रिएट किए थे, मिसाल के तौर पे ये होम है, मिसाल के तौर पे ब्लॉग वाला पेज है, तो ये देखें ब्लॉग वाला पेज, लिंक हमारा उसी वेबसाइट के आगे नजर आ रहा है, स्टोरी। लेकिन चूंकि ये स्टोरी वाला ये कैटेगरी है तो इसकी कैटेगरी कुछ और तरह से नजर आ रही है। ये पेज डिजाइन बाय डिफॉल्ट थीम के हिसाब से ही होता है, तो इसकी कैटेगरी स्टोरी आ रही है। हेल्थ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कैटेगरी हेल्थ आ रही है, क्योंकि ये कैटेगरी वाले मेन्यू है तो इसलिए इसको कैटेगरी के तौर पे ही दिखा रहा है वर्डप्रेस। ये बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये तो हो गया होम पेज और ये ब्लॉग वाला पेज। क्या ये ब्लॉग वाला पेज है इस वक्त? मुझे तो लग रहा है कि होम पेज ही इस वक्त ब्लॉग वाला पेज बना हुआ है। ये तो उलट हो रहा है काम। ब्लॉग वाला पेज तो ब्लॉग वाला पेज होना चाहिए, इसमें ब्लॉग नजर आने चाहिए, और ये जो होम है ये तो खाली होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या तरीकाकार है, ये दोबारा हम वहीं पे ही आते हैं। ये हम करेंगे अब ये वाला काम कि स्टैटिक पेज वाले ऑप्शन पे आएंगे, होम पेज को हम डिफाइन करेंगे कि ये होम पेज है, और पोस्ट वाले पेज को हम डिफाइन करेंगे पोस्ट ब्लॉग वाला पेज। मेरे ख्याल में हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया, इसको रिफ्रेश करें, इसको दोबारा से सिलेक्ट करें, होम पेज को होम पेज सेलेक्ट करें और इसको ब्लॉग वाला पेज सेलेक्ट कर लें। तो अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए यहाँ पे, जब ये होम वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो सिंपल खाली पेज होना चाहिए, और ब्लॉग वाले पेज पर ये वाले पेज ब्लॉग नजर आने चाहिए। क्यों जी, ऐसा ही होगा। इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये खाली हो गया होम पेज, और देखें इसके साथ इस तरह होम नहीं लिखा हुआ, इस पेज पर होम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये होम पेज है तो वेबसाइट हमें इसी पेज पर ही लेके जाएगी। ठीक है, ब्लॉग वाले पेज पे जाएंगे तो ये देखें, अब जो ब्लॉग आपको होम पेज पर नजर आ रहे थे अब वो ब्लॉग वाले पेज पर हो गए हैं, क्योंकि हमने ये डिफाइन कर दिया है कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा कि होम पेज हमारा होम के नाम से होगा और पोस्ट पेज हमारा ब्लॉग के नाम से होगा। तो देन ये इस तरह काम करेगा। स्टोरी और हेल्थ जो कैटेगरीज हैं, ये देखें आप, स्टोरी और हेल्थ कैटेगरीज हैं, और ये ब्लॉग के ही चूंकि अंडर आती हैं तो हम एक और काम कर लेते हैं। हम ये नहीं चाहते कि स्टोरी और हेल्थ मेन मेन्यू में सामने नजर आए,
बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये ब्लॉग के नीचे नजर आए, कि भाई कोई डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आए और ब्लॉग में नीचे उसको स्टोरी भी नजर आए। यानी ब्लॉग ही है ना, ये ब्लॉग का ही आगे सब कैटेगरीज है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा, ये देखिएगा मैं क्या करता हूँ, इसको उठाना है, इसको पकड़ना है और यहाँ पे ले आना है। जैसे ये देखिएगा, यहाँ से क्या किया, स्टोरी को थोड़ा सा, स्टोरी वाले मेन्यू को उठाया, इधर लेके आए, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब आइटम। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैं उठाता हूँ। चले मैं अभी इसको नहीं उठाता, फिलहाल मैं सेव मेन्यू करता हूँ। तो क्या होना चाहिए जी, ये जो स्टोरी वाला मेन्यू है ये ब्लॉग के अंडर आ जाना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये स्टोरी वाला मेन्यू इसके अंडर आ गया, क्योंकि ये ब्लॉग से रिलेटेड ही है और मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ, दो तीन सेक्शंस को, दो तीन कैटेगरीज को। तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन हेल्थ को मैंने इसके अंडर नहीं किया, तो इसका मतलब है ये इसके अंडर नहीं है, ये इस वक्त मेन मेन्यू में है। मैं इसको भी थोड़ा सा हटा के आगे राइट साइड पे करता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे आके ये छोड़ दूंगा, इसको सेव मेन्यू करूंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो मुझे ये ब्लॉग के अंदर ही दोनों नजर आएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर देखते हैं हम क्या हो रहा है कि ये मेन्यू हमने, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये जो अभी हमने बनाया है इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये थीम हमने एक्स्ट्रा वाला थीम लिया, उसके अंदर कुछ इस तरह की सेटिंग थी। ये हमने होम पेज डिफाइन कर लिया, एक विकीपीडिया का एक पेज जो एक्सटर्नल लिंक दे दिया। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं बाकी पेजेस यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वाला, सर्विसेज वाला। ठीक है, मैं ऐड मेन्यू में जाऊँगा, ऐड कर लूँगा। ये ब्लॉग ऐसे ही रहे, कोई मसला नहीं। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, कैटेगरीज को। ठीक है, सिंपल हम इसी में ही आगे जाते हैं। तो ये एक होम, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, 5 पेजेस हैं। कॉन्टैक्ट वाला भी आ गया, ब्लॉग वाला भी आ गया। क्यों जी, होम, ब्लॉग, अबाउट वाला पेज इसमें नहीं है, वो भी हम डाल देते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा कि मैं इनकी तरतीब दुरुस्त करना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये सेव मेन्यू करके आपको चेक करवा दूँ अभी वेबसाइट में कैसे नज़र आ रहा, तो ये देखिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से इनको ऊपर नीचे कर लूँ, यानी मेन मेन्यू को की तरतीब दुरुस्त कर लूँ। तो सबसे पहले मैं ये कर सकता हूँ कि होम, उसके बाद अमूमन यही होता है कि ब्लॉग होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट को बिल्कुल आखिर में लेके जाते हैं और सर्विसेज को यहाँ पे लेके आते हैं उसके बाद, और उसके बाद ब्लॉग होता है, फिर कॉन्टैक्ट वाला पेज होता है। अब मैं सेव करता हूँ इसको, तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये मेन्यू उसी तरतीब से आ गया है जिस तरतीब से मैंने इस यहाँ पे मेन्यू, ये जो मैंने मेन्यू लिस्ट सेट की है उसी तरतीब से यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। अब ये देख सकते हैं आपके होम ये वही है, सेम है, अबाउट भी उसी तरह का ही है, सर्विसेज भी वैसा ही है, कॉन्टैक्ट भी वैसा ही है। लेकिन ब्लॉग वैसा नहीं है, क्योंकि हमने ब्लॉग को पोस्ट पेज बनाया हुआ है। अभी हम एक और चीज देखते हैं, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, एक और मेन्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस मेन्यू का नाम हम रख देते हैं फुटर मेन्यू, या कोई भी नाम हम रख दें। ठीक है, फुटर मेन्यू रख सकते हैं या ब्लॉग मेन्यू भी रख सकते हैं, ये अपनी मर्जी है हमारी। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करेंगे कुछ और, यानी अगर हम इसको प्राइमरी रख देंगे तो वो पहले वाला प्राइमरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सेकेंडरी मेन्यू रखते हैं तो चले ठीक है, वो काम आ जाएगा हमारे, किसी और काम आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फुटर मेन्यू ही हो, तो ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे फुटर मेन्यू, इसको क्रिएट करेंगे। फुटर मेन्यू में हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज ही दिखाएं, मिसाल के तौर पे। तो ये देखें, ये एक पेज है, चले जी मैं अबाउट भी इसमें दिखा देता हूँ और कॉन्टैक्ट, ये 3 पेज हम इसमें रख देते हैं। चले ऐसे कर लेते हैं, ये 3 आइटम्स हैं इसके अंदर। तो रिफ्रेश करेंगे तो क्या फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि हमने वो मेन्यू क्रिएट तो किया, उसको फुटर भी कर दिया, लेकिन हमारे मेन्यू फुटर तो हमारा ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर हमें ये कुछ नज़र आए। ये हमने डिज़ाइन के अंदर सेटिंग करनी होती है, हमें देखना होता है
कि हमारे थीम में क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। तो खैर ये मेन्यू क्रिएट कर लिया हुआ है, इस मेन्यू को कहीं हम और यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जब जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होगी हम ये मेन्यू इसको वो यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आप इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यही वाला मेन्यू जो जिसके अंदर 3 आइटम्स मौजूद है, अब मुझे यहाँ पे ये 3 आइटम्स नज़र आएंगी। ये देखें ये 3 आइटम्स नज़र आ रही हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। अब ये देखें यहाँ पे 2 मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं, एक मेन मेन्यू एक फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू इस वक्त प्राइमरी मेन्यू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेन मेन्यू को ही प्राइमरी मेन्यू बनाऊँ। तो मैं अगेन ये करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेव मेन्यू करके अपना जो पहले वाला मेन्यू है वही वाला मेन्यू मैं रखना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब आप इस पे किसी भी पोस्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं तो आपको कुछ और तरह से डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये देखें कुछ और तरह से, और कमेंट का भी ऑप्शन इसमें आ रहा है। ये ब्लॉग है, ये देखें ये ब्लॉग वाला पेज है, ये ब्लॉग वाला पेज है। इसको कैटालॉग भी कहते हैं, इसको आर्काइव पेज भी कहते हैं। कैटालॉग बेसिकली क्या होता है, कैटालॉग वो मेन्यू की तरह ही होता है, लेकिन उस कैटालॉग में ये होता है कि ये कैटालॉग जिसमें किताबें, प्रोडक्ट्स, ठीक है, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट्स का एक कैटालॉग होता है जिसमें आप एक ही वक्त में सारी प्रोडक्ट्स उनकी देख सकते हैं या सारी सर्विसेज देख सकते हैं, इसलिए इसको कैटालॉग भी कहा जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके अंदर फीचर्ड इमेज हमने लगाया था, इसके अंदर फीचर इमेज हमने नहीं लगाया। तो अगर हम इसके अंदर भी कल वाले सबक को हम देख लेते हैं कि अगर हम इसमें फीचर इमेज लगाते हैं तो ये देखिए एडिट करने के बाद फीचर इमेज में जाएंगे, इसको फीचर इमेज लगाना चाहते हैं तो ये वाला लगा देंगे। स्टोरी कोई भी हो सकता है, खैर ये लेकिन स्टोरी के मुताबिक होना चाहिए था, मैं कोई भी इमेज लगा देता हूँ इसको। तो अब देखते हैं हमारी वेबसाइट, फ्रंट पेज देखा, ब्लॉग वाला पेज देखा, तो अब आप देखिएगा कि दोनों पर फीचर्ड इमेज नज़र आ रहे हैं। इसकी कैटेगरी हेल्थ है, इसकी कैटेगरी स्टोरी है, इसका टाइटल हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट है, इसका टाइटल थर्स्टी क्रो है। इसमें अरफान ने ही ये भी आर्टिकल लिखा है, स्टोरी लिखी है, न्यूज़ लिखी है, ये ऑथर है इसका, और अरफान ही इसका है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये जो इतना हिस्सा इसको मुख्तसर सा नज़र आ रहा है, इसको ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो एनीवेज आप इसको जब क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी इस आर्टिकल की या इस टॉपिक की, ठीक है। तो ये टॉपिक है यहाँ पे। आप चाहते हैं यहाँ इमेज दिखाना, तो क्या इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन हैं, वो हम जाएंगे आज वाले सबक में। हमारा जो आखिरी सबक है वो है हमारा ये कस्टमाइज वाला ऑप्शन, यानी जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं उस थीम की कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसमें आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नज़र आएंगे। और ये वही है जो अपीयरेंस के नीचे भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ना, हमने अपीयरेंस में थीम्स पढ़ लिया, मेन्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है, मेन्यूज़ को भी देख लिया, थीम्स के अंडर थीम्स और मेन्यूज़ पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कस्टमाइज। जब हम इसको कस्टमाइज करते हैं, मैं इसको राइट क्लिक करके भी इसको देख सकता हूँ या इसी जगह पे इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपको कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो ये थीम की कस्टमाइजेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको थीम का नाम नज़र आएगा कि भाई आपके पास इस वक्त कौन सा थीम इंस्टॉल्ड है और उस थीम में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सेटिंग्स उसमें की जा सकती हैं। ये आप में डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं कस्टमाइज में, और आप यहाँ से भी कस्टमाइज में जा सकते हैं। यानी आप किसी भी पेज पर मौजूद होंगे ना आप यहाँ पे, तो ये देखिए ये कस्टमाइज ऑप्शन आपको हर पेज पर नज़र आएगा। ये देखें ये नज़र आ रहा है ना, किसी भी पेज पर जाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज का ऑप्शन आपको यहाँ लाजमी नज़र आता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से कस्टमाइज में चले जाएं या इधर से कस्टमाइज में चले जाएं, एक ही बात है, दो जगह मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ से मैं कस्टमाइज में जाता हूँ तो ये देखें वही आ गया, फ्रेम वही आ गया, वही विंडोज़ है, उसी तरह का ही डिज़ाइन है, वही फ्रेम है जिसके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अंदर सिर्फ मैं सिर्फ आपको विज़िट करवाना चाहूँगा, जब हम वेबसाइट के पेजेस बनाएंगे
तो तब हम ये देखेंगे कि इनके आगे काम क्या क्या है, किस तरह इनका कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है। ये सब एक वक्त में यूज़ नहीं होते या सबका एक ही वक्त में काम नहीं होता। कुछ किसी वक्त काम आते हैं और इनमें से कोई आइटम्स ऐसी हैं जो बाद में काम आती हैं। थीम भी इंस्टॉल कर लिया, डिज़ाइन भी बना लिया, बाद में कुछ आइटम्स इसमें हम इस कस्टमाइजेशन के कुछ ऑप्शन बाद में इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि ये सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करते हैं आप और ये देखिए साइट आइकन यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि यहाँ से भी साइट आइकन, मैंने आपको उस वक्त याद होगा आपको बताया था कि एक तो तरीकाकार ये है कि वेबसाइट का यानी इस वेबसाइट का आइकन लगाने का एक तरीकाकार ये है कि इधर से आप लगाएं। यहाँ पे पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, ये रिसेंटली है। आप ऐसे समझिए कि इसको इस जगह पे साइट आइकन का ऑप्शन आने के लिए यानी जब ये आ रहा है तकरीबन इसको 1 से 2 माह हुए हैं सिर्फ। यहाँ पे ये आइकन का ऑप्शन नज़र नहीं आता था। ये आइकन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही नज़र आता था। ये आपको ऑप्शन देखें, बहुत सारे थीम्स के अंदर ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। साइट आइकन, साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे, तकरीबन तमाम थीम्स में एक जैसे तकरीबन मिलते जुलते ये आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन हर थीम में अलग अलग ऑप्शंस हैं अलग अलग तरह से। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि तकरीबन सब में सेम है। मिसाल के तौर पे विजेट्स वाला सेम है, मेन्यू वाला सेम है, साइट आइडेंटिटी सेम होगी, होम पेज सेटिंग भी सेम है, हर थीम में ये होगा ही होगा। एडिशनल CSS है, ये भी होगा। लेकिन ये जो सेक्शन, ये जो कुछ ये फुटर बिल्डर हो गया, साइड बार हो गया, साइड बार भी तकरीबन सब थीम्स में होता है, पेज भी होता है, ब्लॉग भी होता है, लेकिन ये ब्रॉड क्रम्ब हर एक में नहीं होता। हेडर बिल्डर भी ऑलमोस्ट सब में होता है, जरूरी नहीं है कि ग्लोबल भी हो। ग्लोबल में ये देखें मजीद कुछ ऑप्शंस है कि टाइपोग्राफी है, कलर्स है, आपकी वेबसाइट के कलर क्या होना चाहिए, आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर रख लें। टाइपोग्राफी का मतलब है फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज क्या रखना चाह रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह का, सब हेडिंग्स का। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है जो हमने बनाई है। इस वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं ये क्या है जी, हेडिंग, ठीक है, और ये क्या है, पैराग्राफ। तो आप पहले से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरी जो हेडिंग है उसका साइज क्या होना चाहिए। ये देखें ये H1 है। अच्छा जी, 6 हेडिंग्स होती हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, यानी 6 तरह से हेडिंग्स होती हैं। आपने ये करना होता है कि H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 उससे छोटा साइज होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे टाइपोग्राफी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखिएगा बॉडी फॉन्ट। ये बॉडी फॉन्ट कौन सा है, ये वाला है बॉडी फॉन्ट, यानी कि पैराग्राफ का फॉन्ट। आप पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं कि भाई मुझे इस वेबसाइट में जो भी पैराग्राफ मैं लिखूं सबका फॉन्ट स्टाइल एक जैसा होना चाहिए पैराग्राफ्स का। ये नहीं है कि यहाँ पे पैराग्राफ का फॉन्ट बड़ा हो, यहाँ पे छोटा हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्रांडिंग और अगर आप अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखें ये पैराग्राफ का फॉन्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसका थोड़ा सा फ़र्क मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉन्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन ये भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है फॉन्ट। ये पैराग्राफ हो गया। इसी तरह जो मेन हेडिंग होती है ये वाली, इसको ये वाली है H1 हेडिंग, ये H2 हेडिंग है, ये भी H2 हेडिंग है, ये भी H2 हेडिंग है, H2। ठीक है, और ये जो H3 हो सकता है, ये H3 हो, ये भी H3 हो। ठीक है, ये H4 होगी, उससे छोटी नज़र आ रही है आपको हेडिंग, और ये भी H1 होगी। ठीक है, मज़ीद इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की गई है,
इस वेबसाइट में आप देखना चाहते हैं कि भाई पैराग्राफ कौन कौन से हैं और कौन कौन सी हेडिंग्स इसमें इस्तेमाल हुई है, H1 हुई है, H2 हुई है, H3 हुई है, कौन सी हुई है। तो आपको आपके सामने ये एक टूल है, ये वाला फॉन्ट फाइंडर के नाम से ये टूल है जी। चेक करने के लिए आप जाते हैं वेब स्टोर के अंदर, गूगल का जो वेब स्टोर है वहां जाएंगे आप, ठीक है। जैसे प्ले स्टोर होता है ना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, इसी तरह गूगल की जो एक्सटेंशंस वगैरह हैं, गूगल क्रोम के अंदर जो एक्सटेंशंस यूज होती हैं, टूल्स यूज होते हैं, ये वो वाला है जी, फॉन्ट फाइंडर के नाम से आप सर्च करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिएगा, ये जो पहला जिस पे टी बड़ा सा बना हुआ है, ये वाला है जो इस वक्त हमारे इस क्रोम के अंदर इंस्टॉल्ड भी है। ये देखिए, रिमूव फ्रॉम क्रोम का मतलब है कि ये इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं तो ये इंस्टॉल हुआ। जैसे एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होती है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये देखें कि कितना ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ला कर यहाँ पे चेक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? H1, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है? P, यानी ये P से मुराद है पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ तो मैंने आपको बताया था ना ये H2 लग रहा है मुझे। खैर मैंने ही वेबसाइट बनाई है, लेकिन क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी करनी होती है तो पता चल रहा होता है कि मेन जो हेडिंग है ये वाली जो वेबसाइट के ऊपर नजर आती है ये H1 होती है। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ होती है, इसको मजीद एडवांस लेवल पे भी चीज़ें समझने वाली होती हैं, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि ये एसईओ वेबसाइट की रैंकिंग के लिए ये बेहतर है ये चीज़ कि आप इसको इस तरह डिफाइन करें कि H1 होगा ये वाला, ये H2 होगा, ये H2 है, और इसी तरह ये देखिए ये भी H2 है, और ये क्या है? ये स्पैन है जी, ये एक और टाइटल है दिया हुआ, लेकिन ये भी पैराग्राफ है। ये देखिए ये भी H2 है और ये भी H2 है, लेकिन ये स्पैन है, ठीक है। और ये देखिएगा ये H3 है। अब आ जाते हैं, ये देखें ये H3 है, ये आप देख सकते हैं इससे छोटा साइज है इसका, और ये भी स्पैन है, और ये भी H2 है। ये मैं महसूस कर रहा था ये H1 होगा, लेकिन ये H2 है। ये आपको देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आप सब ने, ये आपकी असाइनमेंट समझ लें, ये आपकी समझ लें टास्क है। वेबसाइट बनाने के लिए जो भी टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये टूल्स वेबसाइट के अंदर हेल्प करने के लिए, काम को तेज़ करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, या काम को तेज़ करने के लिए या आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इसी कोर्स में भी साथ साथ बता दूंगा, लेकिन आज की क्लास में ये टूल आपने याद रखना है और आपने सब ने ये देख लेना है। मिसाल के तौर पे कोई भी और वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली वेबसाइट है, या मिसाल के तौर पे आप पंजाब कॉलेज वाली वेबसाइट सर्च करें। चले मैं आपको इसको देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन से फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं और कौन से फ़ॉन्ट साइज़ उनका क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे क्या है जी, ये स्पैन है। ये देखिए ये H2 हेडिंग इस्तेमाल की गई है, ठीक है जी। ये देखते हैं तो ये देखें ये स्पैन है, लेकिन ये H2 हेडिंग है, और ये क्या P लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर P आ रहा है, ये देखें P का मतलब पैराग्राफ है। ये देखें ये H3 हेडिंग है, ये भी स्पैन और H2 हेडिंग है, पैराग्राफ है। चले और कोई चीज़ इसमें मुझे नज़र आती है, ये देखें ये स्पैन है, जिस तरह हमारी वेबसाइट में भी था ना काउंटर लगे हुए थे। तो आप इस तरह इनको देख सकते हैं। ये देखें ये H4 है जी, ये H4 है, H4 तक इन्होंने हेडिंग्स यूज़ की गई हैं। H1 सबसे बड़ी होगी, H2 उससे छोटी होगी, इसी तरह ऊपर से लेके नीचे तक ये बड़ी से छोटी होती रहेगी हेडिंग्स। लेकिन अपनी मर्जी से भी हम इनका फ़ॉन्ट का साइज जो है वो रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम में ये देखिएगा H1, H2, H3, इसको क्लिक करके देखें, इसको क्लिक करके देखें तो फ़ॉन्ट का साइज जो H1 का है वो 36 है। अपनी मर्जी से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस है वो यही है, H1 का बड़ा होना चाहिए फ़ॉन्ट। चाहे आप इसको 50 कर लें, यानी आप इसको 50 कर लें,
ठीक है। H2 को इसको आप 40 कर लें या 45 कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन H1 से ये बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये H3 है, H3 को देख लेते हैं। H3 24 था, मैं कहता हूं जी इसको मैं 40 कर देता हूं, ठीक है। इसी तरह बाकी भी फ़ॉन्ट्स आपने 20 तक आ जाएंगे, 25 तक आ जाएंगे, 20 तक आ जाएंगे। और ये बॉडी है, यानी बॉडी से मुराद पैराग्राफ का फ़ॉन्ट। हमारी वेबसाइट में पैराग्राफ के फ़ॉन्ट का साइज इस वक्त 16 है, यानी जहां जहां भी हम P यूज करेंगे, जहां जहां भी पैराग्राफ यूज करेंगे डिजाइन करते हुए वेबसाइट को, तो हम यही वाला फ़ॉन्ट यानी ये वाला साइज उसका होगा 16, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं। कलर्स में आ जाएं, ये सब इस्तेमाल करके हम आपको दिखाएंगे फ्रंट एंड पे किस तरह नजर आएगा, ये सब कुछ नजर आएगा। कलर के ऑप्शन है, कलर्स देखें, कलर्स के पैलेट्स वगैरह किस तरह बनती हैं, एक्सेंट का, लिंक्स का, हेडिंग, ये देखें हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, तो ये देखें ये भी इस वक्त हेडिंग थी तो ये ब्लू हो गई है। ब्लॉग वाले पेज पे जाएं, ब्लॉग वाले पेज पर ये देखें ये भी ब्लू हो गई है। इसको मैं ब्लैक करता हूँ तो ये देखें हेडिंग्स जो है वो ब्लैक हो गई है। यानी इससे आपको कुछ समझ आ जाना चाहिए कि ये थीम की वो सेटिंग है जहां पे पूरी वेबसाइट के ऊपर असर पड़ेगा। इस सेटिंग से आपको पूरी की पूरी वेबसाइट में जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो कलर्स यहाँ पे हो गए, कंटेनर हो गए। कंटेनर क्या होता है कि आप पेज किस तरह दिखाना चाहते हैं, अंदर वाले सेक्शन कैसा होना चाहिए, ये हम सब यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बटन्स कैसे होने चाहिए पूरी वेबसाइट पर, फिर वो सेम वैसे ही बटन, जहां भी बटन हम यूज करेंगे वेबसाइट के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये वेबसाइट दोबारा से आपको दिखाता हूँ। इस वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं कि जो बटन यूज किए गए हैं, ये ओपन हो रही है जी वेबसाइट, ये देखें ये बटन यूज किया गया, ये देखें बटन, ये सेम बटन, यहाँ पे ये देखें बटन, आपको ऑलमोस्ट एक जैसे बटन का साइज, स्टाइल तकरीबन मिलता जुलता नजर आएगा, साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो यहाँ से भी बटन आप डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रॉल टू टॉप क्या होता है, आप वेबसाइट नीचे जाके आपको यहाँ पे एक बटन नजर आता है, उस बटन से क्या होता है आप क्लिक करते हैं तो आप जंप करके इससे ऊपर, सबसे ऊपर वेबसाइट के चले जाते हैं। तो और भी इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। ये वक्तन फवक्तन, थीम टू थीम, जिस तरह हम देखेंगे किस तरह हमने ये बनाना है, ये कस्टमाइजेशन का बहरहाल ये सेक्शन है। इसमें ब्लॉग कैसे होने चाहिए, ब्लॉग का ये देखें, ब्लॉग और आर्काइव लिखा हुआ है ना, ब्लॉग या आर्काइव, इसके अंदर हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि किस तरह हमारे ब्लॉग नज़र आए, ऑथर नज़र आना चाहिए, नहीं नज़र आना चाहिए, डेट नज़र आनी चाहिए कि नहीं नज़र आनी चाहिए। तो मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको व्यू करता हूँ तो यहाँ पे अरफान यानी ऑथर भी नज़र आ रहा है, डेट भी नज़र आ रही है और कमेंट भी नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इसकी कैटेगरी को ओपन करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ कैटेगरीज को, तो ये देखें यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ रही है। आपने देखा है ना जिस तरह अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरह से दिखाया गया है, तो टैग्स भी अगर आप इसमें दिखाना चाह रहे हैं तो टैग्स भी दिखा सकते हैं। यानी ये कैटलॉग वाला ये आर्काइव पेज है, यहाँ पे आप कैसा दिखाना चाह रहे हैं ये वो पेज हो गया। और सिंगल पोस्ट वाला अलग है सेक्शन। मिसाल के तौर पे जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये सिंगल पोस्ट है, ये सिंगल ब्लॉग है, ये सिंगल आर्टिकल है। इसके अंदर देखें मुझे इमेज नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं ये अगर करना चाहूँ तो भाई इसके अंदर देख सकता हूँ कि अगर मैं, खैर ये इसके अंदर सिंगल पोस्ट में ये ऑप्शन नहीं है, ये पेड वाले वर्जन में ये ऑप्शन मौजूद है। तो इसके अंदर जो भी जैसे नज़र आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है। टाइटल आ रहा है और टाइटल के नीचे ये मेटा डाटा आ रहा है, यानी अरफान ये आर्टिकल लिख रहा है, इस डेट को लिखा है, ठीक है जी। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये अलग अलग हम एक्सप्लोर करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वेबसाइट के पेजेस या ब्लॉग को डिज़ाइन करते हुए। ये देखिए ये पेजेस है, इसके सेक्शंस हैं। साइड बार कैसी होनी चाहिए, साइड बार यहाँ पे आपको इसी ब्लॉग पेज के अंदर साइड बार भी आपको अलग से नज़र आनी चाहिए। ये देखिए इसको पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से साइड बार नज़र आएगी किसी पेज पर।
अच्छा जी, पेज अभी चूँकि डिफाइन नहीं हमने किए हुए तो हम उसको देख लेते हैं। मैं ब्लॉग वाले पेज पे जाता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे साइड बार में अभी चूँकि कुछ है नहीं तो इस वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। जब हम ये डिज़ाइन करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि साइड बार कैसे नज़र आती है। इन शॉर्ट ये है कि ये कस्टमाइजेशन है जो कि अब मैं यानी कि उसको रिपीट कर देता हूँ। ओवरऑल जो हमने आज का टॉपिक हमने देखा है कि हम अपीयरेंस में मेन्यूज़ देखा है हमने, थीम्स देखा है हमने और कस्टमाइज देखा है। कस्टमाइज वो ऑप्शन है, ये वो सेक्शन है जिसके अंदर हम जो थीम हमने इंस्टॉल किया था उस थीम के मुताबिक उस थीम में जो भी थीम के डेवलपर ने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन रखे थे तो ये वो वाले ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको एक्टिव करता हूँ इस थीम को और इस कस्टमाइजेशन वाले पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा इस थीम के अंदर ये जो थीम मैंने एक्टिव किया 2024 या मैं कोई और थीम भी करता हूँ, चले 2024 पहले मैं दिखा दूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें तो ऑप्शन ही सिर्फ ये 3 ही आ रहे हैं नज़र बस। जब मैं एक्स्ट्रा वाले थीम को एक्टिव करता हूँ तो इसी पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए मुझे कितने ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पे ये देखें इसके अंदर मुझे ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, कौन सा थीम यूज़ करना है, किस तरह की वेबसाइट बनानी है तो फिर उस हिसाब से हमने उस तरह का थीम यूज़ करना है। और एक्स्ट्रा थीम इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑप्शंस मौजूद हैं, इसलिए हम इस थीम को प्रेफर करते हैं ज़्यादा। ठीक है जी, अभी तक ये हमने अपीयरेंस सेटिंग्स और टूल्स पढ़ लिया है आज के दिन में और अपीयरेंस के अंदर थीम्स, मेन्यूज़ और कस्टमाइज पढ़ा है। पैटर्न्स और विजेट्स वगैरह और थीम फाइल एडिटर ये हमने कल पढ़ना है इंशाल्लाह और उसके बाद हमारी बारी आएगी प्लगइन्स की। तो ये ओवरऑल थीम्स हैं यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहे हैं। चेंज करते हैं थीम, उसके मुताबिक हम डिज़ाइन करते हैं। याद रखिएगा अभी हमने पेजेस को डिज़ाइन करना शुरू नहीं किया, अभी हमने ये देखा है कि थीम अलग अलग हैं और थीम क्या है बेसिकली ये सांचा होता है। जैसे आप सीमेंट वालों के पास जाते हैं तो सीमेंट वालों ने अलग अलग ब्लॉक बना के रखे होते हैं। वो ब्लॉक पत्थर की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो ब्लॉक उन्होंने ग्रिल बनानी होती है सीमेंट की या वो उन्होंने पिलर्स बनाने होते हैं। ये बेसिकली थीम्स क्या हैं, थीम्स हैं एक सांचे हैं, वो फ्रेम है जिनके अंदर हम चीज़ें डालेंगे तो उसके मुताबिक जिस तरह का वो थीम है उस तरह का डिज़ाइन उसका वेबसाइट का बन जाएगा।